नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो MPPSC 2020 की रणनीति की बात करने वाले हैं। MPPSC 2020 की रणनीति की बात करने वाले हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए MPPSC को लेकर के। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि 25 जुलाई को क्या कर दिया गया है, हाँ डेट डिसाइड कर दी गई है और बिल्कुल कंफर्म है कि 25 जुलाई को एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा केस नहीं बढ़ते हैं तो 25 जुलाई को कंफर्म है कि आप लोगों को क्या होंगे, एग्ज़ाम होंगे। तो आप लोग बिल्कुल तनाव ना लें। ठीक है, और ये बिल्कुल ना सोचें कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट लेके चलें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, 25 जुलाई को होगा। ठीक है, चलिए हम कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक, अब रणनीति में सबसे पहले आपका प्रश्न ये उठता है कि कहाँ कहाँ से कितने नंबर का आएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि MPPSC 2020 का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में बटा हुआ है। कितनी यूनिट में? 10 यूनिट में बटा हुआ है। और इस 10 यूनिट में आपको पर यूनिट क्या है आपकी, अगर देखा जाए तो 10-10 नंबर की आप मान सकते हो। यही है ना कि जो आपकी 10 यूनिट है, ठीक है, ये 10 की 10 यूनिट जो है आपकी कितने कितने नंबर की मान सकते हो आप, 10-10 नंबर की मान सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कितने 200 नंबर का पेपर होगा, पर क्वेश्चन 1-2 नंबर है आपके। तो इन चीज़ों को तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, देखिए अब हमें देखना है कि पर यूनिट में से कितने कितने नंबर का कहाँ कहाँ से आएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि पर यूनिट से 10-10 नंबर का आएगा, हम ये मान के चलते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम कितना माने। हम तो ये मान रहे हैं कि चलो ठीक है भाई 10-10 नंबर का आएगा। हमें हर एक सब्जेक्ट के साथ में क्या है, हाँ बिल्कुल न्याय करना है। हर एक सब्जेक्ट के साथ में और हर एक यूनिट के साथ में आपको न्याय करना है। आप लोग इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि हम ज़्यादा ये पढ़ लेंगे तो यहाँ ज़्यादा आ जाएगा, ये पढ़ लेंगे ज़्यादा यहाँ से जाएगा। हम अगर अनुमान लगाएंगे इस तरह का तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी तक क्या हुए हैं, जो नया सिलेबस है उसके अनुसार एक भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं आपके। इसलिए ये अनुमान लगाना कि इस टॉपिक से इतने नंबर का जाएगा, इतने नंबर का आएगा, बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। बस आपको हर एक यूनिट के साथ में न्याय करते हुए चलना है। हमें मालूम है कि भाई 15 गुना क्या लेगा वो, हाँ लोगों को लेने वाला है, जितनी सीट है उसका कितना लेगा वो 15 गुना लेगा ना। तो लगभग पिछले बार जो 2019 में जो लोग बैठे थे वो लगभग कितने लोग बैठे थे, हमें मालूम है लगभग कितने लोग बैठे थे, 10,000 लोग बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 10,000 लोग बैठे हैं। तो ये मान के चलो इस बार जो बैठने वाले, क्योंकि संख्या क्या है, सीटों की संख्या इस बार कम है, तो आप लोग मान के चलें कितना, लगभग 4 से 5,000 बस बैठेंगे इस बार। इन 4 से 5,000 में हमें क्या करना है, हाँ हमारा जो नंबर है वो 4 से 5,000 में आना चाहिए। अब कई बच्चों का मैं देख रहा हूँ, कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई, कई देखा मैंने कि भाई प्री के साथ में मेंस लेके चलो। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से समझना। इस बार क्या है, पूरा का पूरा क्या है, ये जो सिलेबस है हमारा ये बिल्कुल नया है, और नया सिलेबस में आप बिल्कुल भी 2 नाव में ना बैठें। बिल्कुल 2 नाव में सवार आपको बिल्कुल नहीं होना है, आपको एक नाव में ही चलना है। अगर आप 2 नाव में बैठते हैं, ठीक है, या फिर कोई बोलता है कि क्या करो, हाँ आसमान में पत्थर ऐसा उछालो कि क्या हो जाए, आसमान के पार हो जाए, तो ये जो भ्रम है ना, ठीक है, इसको क्या करो, थोड़ा सा दूर कर दो। एक क्लियर कर लो कि आप PSC का जो नया सिलेबस है क्या उसे फाइट कर सकते हो, बिल्कुल कंफर्म है आपको। अगर आपको लगता है कि हम 50 दिन में, आप जो आपके 50 दिन बचे हैं, इस 50 दिन में आप क्या कर सकते हो, जो नया सिलेबस है, इतना लेंथी जो सिलेबस है आपका, ठीक है, पूरा का पूरा जो सिलेबस है इसको कवर करके आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हो, तो फिर मैं बोलूँगा कि आप मेंस में भी लग जाओ और प्री में भी लग जाओ। ठीक है, हाँ कई लोग हैं ऐसे कि पत्थर उछालो तो आसमान के क्या हो जाए, पार हो जाए। ठीक है, अगर इतनी आप में अगर क्षमता है, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। अन्यथा ध्यान रहे इस बात का कि आपके पास में 50 दिन है। आप खुद से सोच लो कि क्या 50 दिन में आप निकाल सकते हो? 50 दिन आप लोग के लिए अभी जो है पर्याप्त है।
लेकिन ये सोचते हो आप कि हम इसी में क्या कर लें, प्लस मेंस अगर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, हाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझना। 50 दिन तो है, जो आप प्री पढ़ रहे हो ना, प्री जो पढ़ रहे हो, लगभग प्री का 33% से 35% जो है आपका मेंस में बिल्कुल काम आएगा। मेरी बात को ध्यान समझ लेना। मिनिमम 33% जो है मिनिमम, या फिर अगर 30% भी ले लो ना आप तो चल जाएगा। 30 से 35% मैं बोलता हूं कि 30 से 35% आपका क्या हो रहा है, तैयार होगा। जो आप एमपी पढ़ोगे, जो आप अभी एमपी पढ़ोगे, क्या एमपी आपको मेंस में नहीं है? बिल्कुल है। जो आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो, क्या मेंस में नहीं है? बिल्कुल है, वही जियोग्राफी है। जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इतिहास पढ़ रहे हो, वो भी आपको वहीं पर है। जो साइंस पढ़ रहे हो वहीं पर है, सब कुछ है आपको। ऐसा तो नहीं है कि आप उठाओ सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे, अभी नहीं, आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे। टॉपिक वाइज पढ़ने के साथ साथ आप टेस्ट सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। तो क्या आप यहां पर जो आपको जो फैक्ट पूछता है ना मेंस में, वो 3 लगभग अगर देखा जाए तो जो 3 नंबर में आएगा आपका, 3 नंबर में, और आप जो 5 नंबर में, कुछ आप 5 नंबर के तैयार हो जाएंगे आपके कुछ चीजें, और आपकी क्या 3 नंबर की परफेक्ट चीजें याद हो जाएगी, आपकी तैयार हो जाएगी। किससे? आपके, हाँ, आपका जो प्री है इससे तैयार हो जाएगी। आप 2 नाव में बिल्कुल सवार ना हो, मेरी बात मान रहे हो उनके, तो ठीक है। 2 नाव में सवार होना मतलब, हाँ, अपने आप को क्या करना, हाँ, खतरे में डालना, ठीक है। तो मेरी बात अगर समझ गए हो आप लोग तो बहुत अच्छी बात है। 2 नाव में सवार ना हो तो बहुत अच्छी बात है। नया सिलेबस में आपका क्या है, 50 दिन है, ठीक है। कितना है आपका, 50 दिन है। तो आप 50 दिन में क्या करो, जो कुछ नोट्स ऐसे ना बनाएं आप लोग, बहुत नॉर्मल बनाए कि आपको 3 नंबर में तो आ जाएगा। 3 नंबर में आप लिख सकते हो, इतने अच्छे नोट्स बना ही लेते हो आप लोग, ठीक है। चलिए, तो हम कुछ चीज़ों को बात कर लेते हैं। देखिए, अब हमें मालूम है कि नया सिलेबस है, तो अब हमें पर यूनिट को पढ़ना है, ठीक है। पर यूनिट को हमको क्या करना है, पढ़ना है, और पर यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कहां से कितने कितने नंबर का आप डायरेक्टली पढ़ोगे। देखो, आप तो सिलेबस उठाओगे, सिलेबस आपको मालूम ही है कि सिलेबस क्या है। तो देखिए, सिलेबस के अनुसार अगर मैं देखूं तो आपको सबसे पहले हम बात करते हैं एमपी की। कहां की बात करते हैं, एमपी की बात करते हैं। तो एमपी में जो आपको सिलेबस में दिया है, पहली यूनिट, 3rd यूनिट और 5th यूनिट, और साथ में ले लो आधी यूनिट आपकी 8 की। ये केवल और केवल क्या दिया है आपका, एमपी में दिया हुआ है। आपको केवल जो एमपी पढ़ना है ना, वो कहां कितना पढ़ना है, पहली यूनिट पूरी, तीसरी यूनिट पहले पूरी, 5वीं, और आधी जो है आपकी वो 8वीं यूनिट है। जो आपका करंट अफेयर दिया है उसी में आपको क्या दिया है, भारत एवं मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं, प्रतियोगिताएं और आपके पुरस्कार दिए हुए हैं, ठीक है। ध्यान समझना। तो पहली यूनिट होगी आपकी, तीसरी हो गई, 5वीं हो गई, और 8वीं का आधा कर दो। तो लगभग अगर हम एमपी का देखें तो लगभग जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है 35 से 40 नंबर, 30 से 35 नंबर ले लो आप। 30 से कितना, 35 नंबर का क्या है वेटेज है, किसका, आपका एमपी का। तो आपको सबसे पहले एमपी बहुत अच्छे से तैयार करना है। ध्यान समझ लो, पहली यूनिट, तीसरी यूनिट, 5वीं यूनिट, और आधी कौन सी आपकी, 8वीं यूनिट। समझ में आ गया। मैं पहले आपको बता रहा हूं कहां से कितने कितने नंबर का आएगा। तो एमपी की बात मैं बता रहा हूं आपको कि एमपी ही आपका कितना आएगा, 30 से 35 नंबर का, और अगर हम ज्यादा ले लें तो 40 नंबर पहुंच जाए आप लोग। फिर भी हम कितना लेते हैं, 35 नंबर लेके चलते हैं। क्लियर हो गया यहां पर, ध्यान समझना। फिर हम देखें आगे, ये हो गया आपका एमपी। उसके बाद में आपको देखो, मेरी बात को ध्यान से समझना किन्हीं चीजों को। अगर आप जिस तरह से मैं बता रहा हूं, अगर उस तरह से अगर पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज कहाँ का है, एमपी का है। अब दूसरी चीज है, जैसे आपने देखा होगा कि नया नया सिलेबस डाला हुआ है, ठीक है। तो नए सिलेबस में आपको क्या मिलेगा, जो आपकी 9वीं यूनिट है और आपकी 10वीं यूनिट, जिसमें बिल्कुल नया है। कुछ चीजें थी पहले, ठीक है, लेकिन अभी जो डाला गया है वो 9वीं और 10वीं यूनिट है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, जब आप एमपी पढ़ोगे, साथ में जो आप 8वीं जो यूनिट है आपकी, उसको आधा पढ़ लोगे। आधा पढ़ोगे तो आधा क्यों छोड़ेंगे भाई। तो हम यहां पर क्या, करंट अफेयर को पढ़ लो आप,
ठीक है। तो 8वीं यूनिट देखो, सबसे पहले आपको एमपी तैयार करना है। पहला मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि पहला आपका क्या है, सबसे पहला एमपी आपको तैयार करना है। दूसरा जो है आपको क्या तैयार करना है भाई, दूसरा आपको करेंट अफेयर तैयार करना है। जो 8वीं यूनिट का आधा जो बचा है वो भाग आपका करेंट अफेयर है, ठीक है। जैसे आपको मैं बता दूं कि क्या क्या है अपने इसमें। देखिए, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, मध्य प्रदेश एवं भारत की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार हैं कि किसमें आपका 8वीं यूनिट में। तो आपका जो खेल पुरस्कार इसमें डाल दिया अपन ने थोड़ा सा एमपी का, बाकी जो बचा आपका करंट अफेयर में। तो आपको इसके बाद में आपको क्या करना है, 8वीं यूनिट तैयार करना है बहुत अच्छे से। उसके बाद में मैं बोलूँगा आपकी 9वीं और 10वीं तैयार करो। क्यों करो, जो नई है उसको क्यों। जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, जब आपने देखा होगा कि जो नई चीज़ें जब आती है ना तो ज़्यादा प्रेफर हम उसको करते हैं, देते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे नई नवेली दुल्हन आई, ठीक है, तो ज़्यादातर उसको क्या करते हैं अपन, हाँ ज़्यादा पूछते हैं उसको, ठीक है। एक चीज़ ये होगी। जैसे आप लोग भी क्या करते हो, जैसे नया लैपटॉप लाओ, नया क्या लाओ, आप मोबाइल लाओ, तो सबसे ज़्यादा उसी को देखते हो, आप उसी को चलाओगे। जो पुराना वाला उसको रहने देते हो ना, बिल्कुल। जैसे 2014 में जो जब क्या हुआ था, अधिनियम लाए गए थे, ठीक है, तो उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उधर ही से आए थे। तो ध्यान रखना इस बात का कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है, जो नई नई चीज़ें आती हैं उसका वेटेज थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि ये नई नई चीज़ें मिलेगी आपको 8, 9वीं और 10वीं में। तो हमें क्या करना है, पहले आपको एमपी तैयार करना है। उसके बाद में अब आप आओगे कहाँ, करेंट अफेयर में। करेंट अफेयर में 8वीं यूनिट आधी जो बची है, क्योंकि आधी तो आप यहाँ कर लोगे कंप्लीट, ठीक है। पहली, तीसरी, 5वीं और 8वीं का आधा, फिर करेंट अफेयर में आधा जो आपका बचा वो, फिर आपका उसके बाद में क्या करना है, 9वीं यूनिट तैयार करना है, और फिर आपको 10वीं यूनिट तैयार करना है। क्लियर समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितने नंबर का, 35 नंबर यहाँ ले लो और 25 नंबर यहाँ ले लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 60 नंबर, ये हो गया आपका कंप्लीट। कितना नंबर, 60 नंबर लेकर चल लो यहाँ पर। आपको 60 और 70 नंबर भी ले सकते हो, लेकिन 60 लेकर के चलो। कितना यहाँ पर, इतना जो है वो 60 नंबर लेकर के चलो, 60 से 70 नंबर, ठीक है। 35 और 25, ठीक है, इतना ले लो, ठीक है, 60। अब हम बात करते हैं कौन सी यूनिट की, 6वीं यूनिट की। कौन सी यूनिट, इसके बाद में आप पढ़ोगे 3rd नंबर में 6वीं यूनिट पढ़ना आपको। 6वीं यूनिट में आपको क्या मिलेगा, आपको संविधान आपको मिलेगा। संविधान एवं अर्थव्यवस्था, एवं अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपका, ये थोड़ा सा क्या है आपका, संविधान जो है थोड़ा सरल है, ठीक है। तो 3rd नंबर में आप जब उठाओगे तो आपको क्या करना है, 6वीं यूनिट पढ़ना है। इसके बाद पहली, तीसरी, 5वीं, 8वीं, फिर 9वीं, फिर 10वीं, फिर उसके बाद में उठाओगे आप संविधान। फिर आपका जो मिलने आपको नेक्स्ट उठाना है आपको, ठीक है, फिर आप उठाओगे कौन सा, 7वीं यूनिट। कौन सी यूनिट, 7वीं यूनिट। लगभग 7वीं यूनिट जब पढ़ोगे तो आपको क्या है, विज्ञान एवं पर्यावरण। क्या है आपका, विज्ञान एवं पर्यावरण है। इसको उठाओ बिल्कुल बहुत अच्छे से, इसको तैयार करो, ठीक है। आपको इसको तैयार करना है, विज्ञान एवं पर्यावरण। काफ़ी लंबा चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है। मैंने ये देखा हूँ अक्सर, जिसको भी देखा हूँ वो क्या करते हैं, कई तो ऐसा रहता है कि साल भर क्या करते हैं, विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान ही पढ़ाते रहते हैं। जो 3 पोर्शन है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसी को पढ़ाते रहते हैं। क्योंकि अभी इससे पहले जब क्लास लग रही थी तो मैंने बाकायदा क्या किया हूँ, हाँ, बच्चों को पर्यावरण, ठीक है, जो आपका खाद्य प्रसंस्करण डाला गया है उनको पढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें हुई है बहुत अच्छे से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। खैर अभी क्लास नहीं लग रही तो कुछ बोल नहीं सकता मैं, है ना। तो विज्ञान एवं पर्यावरण को आपको तैयार करोगे, ठीक है। फिर 5वीं जो चीज़ें हैं, फिर आप उसके बाद में क्या उठाओगे, फिर याद रखना आपको जो उठाना है वो 34वीं यूनिट उठाना है, और लास्ट में जो आपको उठाना है वो है आपकी 2री यूनिट। 34वीं यूनिट में आपका क्या है, विश्व एवं भूगोल, विश्व एवं भारत का भूगोल दिया हुआ है। विश्व एवं भारत का क्या दिया हुआ है यहाँ पर, भूगोल दिया हुआ है, ठीक है। विश्व एवं भारत का क्या दिया है, भूगोल दिया है, इसको पढ़ना है आपको, ठीक। उसके बाद में सबसे लास्ट में आप उठाओगे क्या, भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास में भी आप जो सबसे ज़्यादा जो पढ़ोगे वो आपका क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। आधुनिक भारत को पढ़ना है, क्योंकि आधुनिक भारत में 3 टॉपिक वहीं पर दिए उठा करके, बिल्कुल। आप जब देखोगे ना तो आपको जो दिया हुआ है, ठीक है, जो देखिए
सबसे पहला जो आपको दिया है दूसरा तीसरा और चौथा पॉइंट जो है वो पूरा का पूरा आधुनिक के बारे में दिया हुआ है। और उसी में फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्या दिया आपका, प्राचीन और काय का आपका मध्यकालीन दिया हुआ है। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास दिया हुआ है। तो आप सबसे ज़्यादा कहाँ पर फोकस करोगे, आधुनिक में, और उसके बाद में आप प्राचीन और मध्यकालीन में आओगे। ध्यान रखना इस चीज़ का दूसरी यूनिट में। और आपको जब आप चौथी यूनिट पढ़ोगे तो विश्व एवं भारत का जब भूगोल पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको किसका पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है। कहाँ का, भारत का भूगोल पढ़ना है। तो इस तरह से जब चीज़ें पढ़ोगे तो ध्यान रखना ये 60 नंबर का है और ये आपका कितने नंबर का है, ये 40 नंबर का है। कितने नंबर का है ये, टोटल 40 नंबर का वेटेज लेके चलो इसको। मतलब 60 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 40 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। मेरी बात को ध्यान समझ लो, अगर इस चीज़ को अपना लिए, ठीक है। और मेरी एक बात और याद रखना कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये दोनों चीज़ें, ठीक है, जो चौथी और पांचवी जो यूनिट है आपकी, ठीक, सॉरी, चौथी और दूसरी यूनिट, ठीक, इनको क्या करना, आप जैसे धीमी आंच होती है ना आपकी, कैसी धीमी आंच में जिस तरह से हम पकाते हैं किसी चीज़ को, उसी प्रकार से इनको धीमी गति से धीमे इनको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा लाइटली, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लेना है। ठीक है, थोड़ा सा क्या करना है, इनको लाइट में पढ़ना, क्योंकि इनका जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम ऐसा ना करें कि इनको हम पढ़ते पढ़ते क्या करें, खो जाएं और हमारा क्या हो जाए, ये छूट जाए कुछ चीज़ें। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। समझ में आ गया, अभी क्लियर हो गई सारी चीज़ें। तो इस तरह से आपको क्या करना है, 100 नंबर का तैयार करना है। मैंने आपको पहले बता दिया हूँ कि एमपी सबसे ज़्यादा, उसके बाद में आप पढ़ोगे करंट अफेयर के साथ में 9वीं यूनिट और 10वीं यूनिट जो नई है, क्योंकि नई चीज़ों को जल्दी पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो देखेगा कि भाई नई चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर जब 9वीं यूनिट में आओगे आप लोग तो आपको क्या है, टेक्नोलॉजी मिलेगा। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मिलेगी। फिर 10वीं यूनिट में आप आओगे तो आपकी क्या है, जो संवैधानिक जो भी संस्थाएं हैं उनके बारे में, ठीक है, जो आयोग है, ठीक है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो आयोग है उनके बारे में यहाँ पर मिलेगा आपको। फिर 6वीं यूनिट में जो सबसे सरल है आपकी संविधान, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा कहाँ पर, अर्थशास्त्र में। ठीक है, या फिर आप अर्थशास्त्र को यहाँ पर छोड़ करके लास्ट में भी पढ़ सकते हो। मेरी बात को ध्यान समझना, अर्थशास्त्र को कहाँ पर, जो अर्थव्यवस्था है आपका, उसको लास्ट में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर आपकी 7वीं यूनिट जो किसके लिए दिक्कत करती है, नॉन साइंस वालों के लिए, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए क्या करती है, विज्ञान और पर्यावरण थोड़ा सा दिक्कत करती है। तो वो क्या कर सकते हैं, देखो उनको पढ़ना तो पड़ेगा, इसको उनको पढ़ना पड़ेगा, तो वो क्या कर सकते हैं, विज्ञान एवं पर्यावरण को लास्ट में पढ़ सकते हैं, इन चीज़ों को पहले पढ़ सकते हैं। ध्यान समझ लें मेरी बात को, सिर्फ नॉन साइंस वाले के लिए बोल रहा हूँ मैं। जिसको अच्छी समझ में आती है साइंस और पर्यावरण तो वो आप लोग यहीं पर पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद में आपको इन दोनों को लास्ट में देखना है, लेकिन कैसे, धीरे धीरे, पूरा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, और मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पर भी जब पढ़ोगे 4th यूनिट तो आपको भारत का भूगोल पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद में विश्व का भूगोल पढ़ना है। इतिहास जब पढ़ोगे तो सबसे पहले आप पढ़ोगे क्या, हाँ, आधुनिक। ठीक है, उसके बाद में आप मध्यकालीन, फिर आपको क्या पढ़ना है, प्राचीन पढ़ना है। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको पढ़ना है। मैंने आपको पहले बता दी कैसे पढ़ें, मैंने आपको पहले बोला था कैसे पढ़ें, तो मैंने आपको बता दी कि किस तरह से आपको पढ़ना है। मैंने यहीं पर आपको नंबर बता दिए कि नंबर किस तरह से आएंगे। तो सबसे ज़्यादा एमपी का। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आगे अब आप कैसे करोगे। देखो स्क्रीनशॉट खींच लो, अगर मैं इसको क्लीन करता हूँ, फिर आगे हम बात करते हैं कितने घंटे आपको पढ़ना है। चलिए ये हो गया आपका। ठीक, ध्यान रखना मैंने आपको पहले बोला हूँ, और एक चीज़ और याद रखो मेरी, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या निकालने का, प्री निकालने का, देखिए आप लोग अगर मेंस अभी पढ़ लेते हो, ठीक है, भगवान ना करे ऐसा हो कि आपने क्या किया, प्री के साथ में मेंस पढ़ा। ठीक है, प्री प्लस आपने मेंस पढ़ा तो दिक्कत कहाँ हो रही है आपको, ध्यान समझना। पता चले आपने मेंस में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे दिया, या फिर आपने प्री में ज़्यादा ध्यान दिया लेकिन मेंस में थोड़ा सा कम ध्यान दिया। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर प्री नहीं निकला और मेंस में आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप तो प्री तो रह जाएगी आपका, और प्री रह जाएगा तो क्या होगा, मेंस कोई काम आएगा क्या, नहीं आएगा। मैं मान सकता हूं कि हमें फिर उसके बाद में लगभग 3 महीने मिलेंगे तो हम कैसे करेंगे, लेकिन मेरी बात को ध्यान समझ लो कि हमने 33% तो तैयार कर लिया ना, अभी 33% हमने तैयार कर लिया है। मैं इस चीज़ को मान सकता हूं कि हमें उस समय राइटिंग वर्क भी करना है, ठीक है, और हमें क्या करना है, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ठीक है, लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर हम इसको भी ले लें साथ में, इसको भी ले लें
और नहीं निकला तो फिर क्या कर लेंगे? नया सिलेबस, नया कुछ चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, नए सिलेबस के अनुसार एक भी पेपर नहीं हुआ कि आप अनुमान लगा लो, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा एक नाव में बैठ कर चलना है, दो नाव में बैठ करके नहीं चलना है, ठीक है, ठीक है। हमें पत्थर ऐसा उछालना है कि उस पार हो, है ना। अगर इसी पार आ गया ना, हमने हिम्मत उतनी लगा पाया, बहुत कम, तो क्या है, हमारे सर पे आके गिरेगा, ठीक है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकना पड़ेगा। अगर इतनी क्षमता है आप में तो फिर आप यूनिक हो, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कर सकते हो। मैं इस चीज़ को भी मान सकता हूँ कि अभी करने के बाद में, प्री निकालने के बाद में, क्या 90 दिन में हम क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, क्या हम राइटिंग वर्क कर सकते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से समझो कि यदि हम इधर नहीं निकाल पाए तो फिर उधर भी क्या कर लेंगे, फिर 90 दिन में कहाँ से मिलेंगे हमको, फिर तो आपकी चॉइस है। फिर मेरे हिसाब से अगर चलोगे तो मेरे हिसाब से मेरा मानना यह है कि हम क्या करें, प्री की तैयारी करें अभी, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं मान सकता हूँ कि अभी हमने तैयारी बहुत अच्छी कर लिया था, लेकिन जिनका तैयार नहीं हुआ बहुत अच्छे से, वो क्या करेगा, उनके लिए ऑप्शन भी है ना। हाँ, ये मान सकते हो, चलो ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा, अगर आप देखो, अब मैं अभी आता हूँ यहाँ पर कितने घंटे पढ़ना, तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता दूंगा किस तरह से आप पढ़ना है। देखो ध्यान समझना। अब मेन आता है कि बात की भाई कितने घंटे हम पढ़ना है हमें, तो ध्यान समझो, आपको मिनिमम 8 घंटे पढ़ना है। मिनिमम कितने घंटे? 8 घंटे पर डे आप पढ़ोगे केवल, ठीक। और आपको 2 घंटे टेस्ट के लिए निकालना है पर डे। मेरी बात को ध्यान समझ लेना, इतना कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं इस पे भी आता हूँ, मेंस और प्री में भी थोड़ा सा मैं उस पर आपको बता दूंगा कि किस तरह से, क्योंकि कई बच्चों का है ऑप्शन कि सर 30 दिन, फिर आपको हमें 90 दिन मिलता है, तो हम 90 दिन में क्या कर सकते हैं इतना, फिर कैसे कर देंगे, कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि 33% क्या हो रहा है आपका, यहाँ से प्री से आपको क्या हो रहा है, 33% तैयार हो रहा है आपका। देखो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप लोग को ध्यान समझना। ये आपके पास में पर डे आपको क्या करना है, 8 घंटे पढ़ना है। कितने घंटे भाई? 8 घंटे पढ़ना है, ठीक है। मैंने बाकायदा बना के रखा हूँ आप लोग के लिए कि चलो आप लोग को कहीं से कहीं तक दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपको 8 घंटे पढ़ना है। अब 8 घंटे जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको 8 घंटे पढ़ना, मैं आपको बता दूंगा कि अभी इन पूरे को किस तरह से कंप्लीट करना है आपको। और मेन चीज़ है आपका रिवीजन, ध्यान रखना, ठीक है। पहली चीज़ बात करते हैं, 8 घंटे आपको पढ़ना है पर डे। 2 घंटे आपको क्या निकालना है, हाँ, टेस्ट के लिए निकालना है। मतलब अभी आपको पढ़ना है कितने घंटे, 10 घंटे, ठीक है। अब 10 घंटे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर भी ठीक है, प्री निकालना है हमें, और मेंस की तैयारी भी क्या हो जाए हमारी 33% हो जाए। तो इस लहजे से क्या करना है आपको, 8 घंटे पर डे और 2 घंटे आपका टेस्ट, ठीक है। 2 घंटे आपका टेस्ट होना चाहिए पर डे। क्लियर समझ आ गया अभी? अब देखो मेन चीज़ है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है, रिवीजन। मेन क्या होती है, 8 घंटे पढ़ोगे, तो 8 घंटे जब आप पढ़ोगे तो आप 30 दिन में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ध्यान समझ लेना, पूरा सिलेबस, क्योंकि आपने इससे पहले बहुत चीज़ें पढ़ चुका है। इसलिए मेरा मानना है कि 30 दिन में आप क्या करो, पहले सिलेबस कंप्लीट करो एक बार फिर से। जो चीज़ आपको सरल है उसको ना देख करके, जो नहीं है, जो नहीं कर पाए थे पिछले बार, उसको करो। 30 दिन सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में क्या करोगे आप लोग, हाँ, फिर आपके पास में बचता, देखिए आपके पास में 50 दिन है। 50 दिन में हमारी रणनीति यही होनी चाहिए। 30 दिन में हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर आप 10 दिन, अगले 10 दिन में क्या करोगे, रिवीजन करोगे। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपने पहले से पढ़ लिया है तो 30 दिन में आप फिर से एक बार रिवीजन करो। फिर आप क्या करोगे, 10 दिन में फिर से रिवीजन करोगे। फिर उसके बाद में लास्ट 5 दिन में फिर से रिवीजन करोगे एक बार। अब ये रिवीजन में किसका बोल रहा हूँ, ध्यान समझना। ये जो लास्ट का जो आपका रिवीजन रहेगा, ठीक है, वो रिवीजन कौन सा रहेगा, देखो आपने 30 दिन में क्या किया, सिलेबस कंप्लीट किया अभी पूरा, क्योंकि 8 घंटे पढ़ोगे आप, पर्याप्त हो जाता है, ठीक है। 2 घंटे टेस्ट लगाओगे। 10 दिन फिर आपके जो लास्ट बचते हैं, उसमें क्या करोगे, आप रिवीजन करोगे। 10 दिन में आप रिवीजन करोगे। फिर आपको 5 दिन में फिर से रिवीजन करना। अब ये जो 5 दिन का जो रिवीजन है ना, आपको उन चीज़ों को देखना है जो आपको याद बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जब टेस्ट लगाओगे तो याद तो हो ही जाती है, लेकिन फिर भी आपको उन चीज़ों को देखना है जो आपकी छूट गई, जो ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं, ये हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें भूल रहे हैं।
तो उन चीज़ों का सबसे पहले जो आपको जो कठिन सब्जेक्ट लगते हैं उन चीज़ों को क्या करोगे 5 दिन में रिवीजन करोगे उनका, ठीक है। फिर लास्ट के 2 दिन और आप क्या कर सकते हो, 2 दिन में और रिवीजन कर सकते हो उन्हीं का, ध्यान समझ लेना। क्लियर हो गया? बहुत स्पीड से, क्योंकि इस समय तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब लास्ट के जो 3 दिन रहेंगे उसमें आपको क्या करना है, केवल और केवल टेस्ट सॉल्व करना है। क्या करना है? केवल टेस्ट सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपकी रणनीति होनी चाहिए 8 घंटे की पर डे, ठीक है। और 2 घंटे आपके लिए पर डे क्या रहेंगे, आपके टेस्ट होने चाहिए। ये रणनीति आपको अपनानी पड़ेगी अभी, इससे कम में नहीं हो सकता कुछ। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले बार का जो क्या था, आपका जो कट ऑफ गया है वो थोड़ा सा हाई गया है, ओबीसी जनरल वालों को तो और ज़्यादा गया है, ठीक है। और उस समय तो 10,000 लोग ने 10,000 मेंस में बैठे थे। इस बार कितने बैठने वाले हैं? केवल और केवल 4 से 5,000 लोग। अब आप सोच लो कि 4 से 5,000 लोग कितने होते हैं। अब आप सोच लो, क्या अगर आप ऐसा नहीं करोगे, 10 घंटे नहीं पढ़ोगे, 8 घंटे नहीं पढ़ोगे, 2 घंटे टेस्ट नहीं दोगे, ठीक है। और रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्यों रिवीजन ज़्यादा जरूरी है? क्योंकि हमें चीज़ें क्या होती है, याद जल्दी से नहीं होती है, क्योंकि इतना सारा पढ़ना है। रिवीजन भी जरूरी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रिवीजन जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे चीज़ें भूल जाओगे, क्योंकि आगे की चीज़ें स्टोर होती है और जो बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, रिमूव हो जाती हैं। जैसे एक घड़े में क्या करो आप, हाँ कोई चीज़ डालते जाओ डालते जाओ, डालेंगे ना तो क्या होगा, अगर पानी डालते जाओगे लास्ट में क्या होगा, झलकते जाएगा। तो वही चीज़ें होती है कि नई चीज़ें आएगी और जो पुरानी चीज़ें वो निकल करके बाहर निकल जाती हैं। इसलिए क्या करना होता है, हमें रिवीजन करना होता है। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 30 दिन में पहले सिलेबस कंप्लीट, फिर 10 दिन में रिवीजन करना है उसका, फिर 5 दिन में फिर रिवीजन, फिर 2 दिन में फिर रिवीजन कर लो लास्ट में। इतनी स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। या फिर आप 4 दिन में 4 दिन में भी रिवीजन कर सकते हो इस चीज़ का, लेकिन उस समय टेस्ट ज़्यादा होना चाहिए आपके। लास्ट में टेस्ट जो है वो आपको ज़्यादा लगाने हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर क्या बोल दिया कि यहाँ पर आप 2 दिन में जो हार्ड जो चीज़ें याद नहीं हो रही उन्हीं को बस करना है, ध्यान समझ लेना। क्लियर हो गया? चलिए, इतना आपको क्लियर हो गया कि आपको कितने घंटे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। पर डे 2 घंटे टेस्ट देना है आपको, जो आपने पढ़ा है, ठीक है, पर डे वो टेस्ट आपको करना देना ही देना है। चलिए, अब मैं कुछ चीज़ों की बात कर लेता हूँ। देखिए, इतना हो गया तो आपका, हाँ ये हो गया। अब मेन आती है बात टेस्ट की। तो मैंने आपको टेस्ट बता दिया कि पर डे आपको 2 टेस्ट देना ही देना है। मतलब क्या हो, लगभग 50 क्वेश्चन के आपको पर डे 2 आपको 100 क्वेश्चन, मतलब 200 आपको टेस्ट, बिल्कुल 200 क्वेश्चन जो है आपके वो पर डे सॉल्व होना चाहिए। कितने? 200 होना चाहिए, तब जाकर के कहीं बहुत अच्छा हो पाएगा। अगर नहीं भी हो रहा तो पर डे आप 100 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करो। ये है, क्लियर है? यहां पर समझ में आ गया? चलिए, अब हमने बात कर ली कि भाई हमें ना दो नाव में बैठना है, ठीक है। देखिए, अब मैंने आपको एक चीज बोला था अभी कि प्री प्लस मेंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चों को, ठीक है। तो प्री प्लस मेंस में क्या करोगे आप लोग, ध्यान से समझो। देखो, जो क्या कर सकता है, 12 घंटे पढ़ सकता है, ठीक है, या फिर जो 11 से 12 घंटे, हाँ 12 घंटे ले लो 12 घंटे जो पढ़ सकता है, मेरे हिसाब से जो 12 घंटे पढ़ सकता है वो क्या कर लो, मेंस तैयार चालू कर लो। जो 2 घंटे हैं आपके पास, या फिर मैं बोलूँ कि 11 घंटे ले लो आप। 11 घंटे अगर आप पढ़ सकते हो तो 11 घंटे में 1 घंटे क्या कर सकते हो आप, हाँ जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या कर दें, प्री के लिए आप 8 से 9 घंटे निकाल लें, और जो आपके 2 घंटे हैं वो कहाँ दे दो, आप मेंस में दे दो। और मेंस में किन किन चैप्टरों को जो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम इनको फटाफट कर लेंगे अभी, ठीक है, उन चैप्टरों पर बस ध्यान दे दो। तो वो चैप्टर का आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मेंस में आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। मेरी बात को ध्यान समझना। जो बहुत ज़्यादा पढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है पढ़ने की, वो ऐसा करें कि 9 घंटे, 8 से 9 घंटे कहाँ दे दें, प्री में दे दें, ठीक है। जिन्होंने बहुत अच्छे से पहले पढ़ रखा है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रखा है, उसके बाद में जो मेंस है आपका, वो मेंस के लिए क्या करें, 2 घंटे आराम से निकाल ले पढ़ रहे, और 2 घंटे में लगभग इन 30 से 45 दिन में 30 दिन, ठीक है, 30 दिन लेना, बाकी 15 दिन जो है लास्ट के 15 से 20 दिन,
ठीक है, उनको छोड़ देना, उनको उन पे प्री ही सॉल्व कर लेना, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो 1 महीने में आपका आराम से 2 घंटे अगर पढ़ते हो तो एक जो आपका 1 से 2 जो आपके छोटे छोटे चैप्टर हैं या फिर छोटी छोटी जो आपके सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं 2 घंटे में। इतना आप कर सकते हो, इतना मैं मान सकता हूँ। लेकिन आप बोलोगे कि हम दोनों सारी चीज़ें एक साथ लेके चलें, मेंस और प्री दोनों एक साथ लेके चले, तो दिक्कत है। अब आप लोग की इच्छा, मैंने आप लोग को सजेस्ट कर दिया कि आपको ऐसा, आप ऐसा कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इन चीज़ों की बात कर ली कि आपको कैसे तैयारी करना है, कितनी तैयारी करना है, कहाँ से कितने कितने नंबर का आएगा, और एक मैंने सिस्टमेटिक ढंग से आपको बता दिया। अब मेन बात ये आती है कि भाई क्या क्या हमको फ्री मिलेगा, कहाँ से भाई आपको, हाँ कहाँ से, हमारी संस्था के द्वारा। ध्यान समझना, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको, ठीक है। हर व्यक्ति, मैं देख रहा हूँ कि हर व्यक्ति क्या करने पे लगा है, हाँ कि भाई हमारा कोर्स ले लो, हमारा कोर्स ले लो, हाँ ये कर लो वो कर लो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगा आप लोगों को, ठीक है। जो भी मैंने आपको इससे पहले भी बोला हूँ कि यहाँ पर जो मिलेगा वो फ्री मिलेगा। हाँ, अगर मैं कुछ चीज़ आपको पर्सनली प्रोवाइड करता हूँ तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो थोड़ा सा दिक्कत थोड़ी सी हो जाती है, तो वहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जब तक मैं यहाँ पर आपको फ्री दे रहा हूँ यूट्यूब चैनल में, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर फ्री मिलेगा जितना भी यहाँ पर रहेगा। देखिए अब मेन चीज़ क्या है, आपको यहाँ से क्या क्या मिलने वाला, देखो वो कहीं नहीं मिलेगा ऐसा, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक।